हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2003 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला पोर्शन दोस्तों। यह प्रश्न पत्र दोस्तों 2 घंटे का होता है और यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होता है। इसके पहले भाग में दोस्तों सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक सवाल दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक सवाल करना होता है। इसमें पहला सवाल दिया है भूगोल का, दूसरा सवाल दिया है अर्थशास्त्र का और तीसरा सवाल दिया है इतिहास का, चौथा सवाल दिया है राजनीति विज्ञान का। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों इतिहास वाले सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है पहला बेगम हजरत महल, दूसरा है खान बहादुर खां, तीसरा है कदम सिंह और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने दोस्तों इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का दमन किया था दोस्तों कर्नल नील ने। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्र के दूसरे भाग की तरफ। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग दोस्तों सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक खंड, कुल 4 खंड में बटा होता है, जिसमें से कोई 2 खंड करना होता है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इतिहास वाले खंड को हल करेंगे। इतिहास तीसरा खंड दोस्तों इतिहास का है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पहले भाग में दिया गया है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है दूसरे भाग में। क्वेश्चन है दोस्तों कि कविबाण किस स्थान का रहने वाला था। ऑप्शन है पहला पटना, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है शाहाबाद और चौथा ऑप्शन है दोस्तों चंपारण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा शाहाबाद। कविबाण दोस्तों शाहाबाद स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने हर्षचरित्र लिखा है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसकी व्याख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, किसे हराकर। ऑप्शन है पहला इस्लाम शाह को हराकर, दूसरा है मोहम्मद शाह आदिल को हराकर, तीसरा है इब्राहिम शाह को हराकर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सिकंदर शाह को हराकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सिकंदर शाह को हराकर। 1539 में दोस्तों चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज यानी कि बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके भारत से खदेड़ दिया था और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। 5 साल के बाद दोस्तों 1945 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके बेटे शासन करते हैं। 1555 में हुमायूं भारत फिर वापस आता है। उस समय सिकंदर शाह से हुमायूं की लड़ाई होती है, जिसमें सिकंदर शाह हार जाता है और हुमायूं का दिल्ली पर फिर से अधिकार हो जाता है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूरी ने किया। अफगान बुरी तरह पराजित हुए और इस प्रकार सरहिंद की विजय ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्रदान कर दिया। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का
दमन किया? ऑप्शन है पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा है लॉर्ड एमहर्स्ट, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दोस्तों पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि पिंडारियों और पठानों के दमन का श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और टॉमस हिस्लोप को दिया जाता है। पिंडारी मूलतः एक लुटेरों का दल था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। चीतू, वालिस मुहम्मद, अमीर खां और करीम खां इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। सैनिक प्रयासों के पश्चात 1824 तक पिंडारियों का सफाया हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, पिंडारियों और पठानों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? तो वह थे दोस्तों लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों, सुभान सिंह भाकना और लाला हरदयाल के प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो आप इसको याद रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया? तो वह था दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपना लिया और कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन उपयुक्त समय पर आरंभ कर दे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? तो वह था दोस्तों शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, शेर शाह। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि आधुनिक पटना नगर की स्थापना का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया जाता है, जहां उसने अनेक सरायों व दुर्गों की स्थापना कराई। तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है दोस्तों औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, शाहजहां। दिल्ली में दोस्तों शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि शाहजहां ने वर्तमान दिल्ली में यमुना के किनारे 1639 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। यहाँ उसने लाल किला का निर्माण कराया। इसमें रंग महल, दीवाने आम और दीवाने खास बहुत ही प्रसिद्ध इमारतें हैं। लाल किला के सामने ही 1658 में उसने लाल पत्थर की जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। तो आप इसको याद रखेंगे, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनाया था दोस्तों शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 9,
किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता स्वीकार की? ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है दोस्तों औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता स्वीकार की। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह राज्य कर रहा था। अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, अतः अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए जहांगीर ने 1606 से 1614 तक अनेक अभियान किए। अंत में 1614 में खुर्रम के अधीन मुगल सेना को सफलता मिली और मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। राणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हो गई। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? तो वह थे दोस्तों गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, फलतः उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। जहांगीर का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य था, क्योंकि इससे सिख जो थे मुगल राज्य के कट्टर शत्रु हो गए। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो वह था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध के चलते 2 बार हुआ था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि सामूगढ़ की विजय के बाद एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली पर अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया तथा अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की, किंतु खजवा और देवराय के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद उसने विधिवत राज्याभिषेक 5 जून 1659 को संपन्न कराया तथा मुजफ्फर मोयुद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? तो वह था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों जयसिंह को राणा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि औरंगजेब एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। वह राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त कर उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इसी क्रम में उसका मारवाड़ के साथ साथ आमेर के जय सिंह से भी संघर्ष हुआ और लंबे समय के पश्चात अंत में औरंगजेब ने 1681 में मेवाड़ के जय सिंह से संधि की, जिसके तहत उसने जय सिंह को मेवाड़ का राणा स्वीकार किया था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, औरंगजेब ने जय सिंह को राणा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो वह था दोस्तों चूरामन। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि औरंगजेब के समय 1700 ईस्वी में जाट नेता चूरामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की तथा थीम नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 में वह आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय से पराजित हुआ। कालांतर में चूरामन ने
आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। औरंगजेब के समय जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14। मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? तो वह था दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। एतमादुद्दौला का मकबरा दोस्तों नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि जहांगीर के काल में महत्वपूर्ण इमारतों में एतमादुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में कराया। यह मुगल काल की प्रथम इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है। इसमें अनेक कीमती पत्थर जड़े गए हैं दोस्तों। तो आप इसको याद रखेंगे। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। यह मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि प्रदान की? तो वह थे दोस्तों देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। अलाउद्दीन के समय द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की पदवी और चंदौवा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख रुपए सोने के टंके दिए तथा नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 16। जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हैं वह क्या था? तो वह था दोस्तों उग्रवाद यानी कि चरमपंथ। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल दोस्तों कांग्रेस के उग्रवादी गरम दल के नेता थे दोस्तों। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा यानी कि चरमपंथ का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जहां उदारवादी दल के नेता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करके ही हम स्वराज्य यानी कि स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। ये नेता अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन और आत्म बलिदान में विश्वास करते थे। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। लाल बाल और पाल दोस्तों ये गरम दल उग्रवादी विचारधारा के यानी कि चरमपंथ से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो वह था दोस्तों कि यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नेता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बागडोर संभाली? ऑप्शन है पहला रॉलेट सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह,
तीसरा है बारदोली सत्याग्रह और चौथा है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूसरा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से दोस्तों गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 2/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और इस प्रकार तिनकठिया प्रणाली समाप्त हुई और यूरोपीय निहलें किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में 25% राशि वापस करने के लिए राजी हुए। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से प्रवेश किया और राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। क्वेश्चन नंबर 19, आज़ाद हिंद फौज का संगठन यानी कि स्थापना कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बी.डी. सावरकर किससे संबंधित थे? ऑप्शन है पहला अनुशीलन समिति, दूसरा है युगांतर पार्टी, तीसरा है गदर पार्टी और चौथा है अभिनव भारत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर दोस्तों अभिनव भारत से संबंधित थे। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य गोपनीय तरीके से क्रांतिकारी कार्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापर को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, बी.डी. सावरकर अभिनव भारत से जुड़े थे जो एक क्रांतिकारी संगठन था। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। ऑप्शन है पहला अनुशीलन समिति, दूसरा है युगांतर पार्टी, तीसरा है गदर पार्टी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अभिनव भारत। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है पहला सिंध, दूसरा है झेलम, तीसरा है मादर और चौथा है दस्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, मादर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल दोस्तों रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। मादर नदी गुजरात में बहती है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि रंगपुर स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में एम.एस. वत्से तथा 1953 में एस.आर. राव ने की। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, रंगपुर मादर नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? ऑप्शन है पहला परिषद, दूसरा है सभा, तीसरा है समिति और चौथा ऑप्शन है दोस्तों विदथ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, विदथ। विदथ दोस्तों आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इस संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदथ। क्वेश्चन नंबर
24। भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? ऑप्शन है पहला सांख्य, दूसरा है अद्वैतवाद, तीसरा है मीमांसा और चौथा है दोस्तों विशिष्टता द्वैत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सांख्य। सांख्य दोस्तों भागवत धर्म से संबंधित संप्रदाय था। इसकी व्याख्या में यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित था। वेदांत सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित दार्शनिक संप्रदाय है इनमें से शाक्य। क्वेश्चन नंबर 25। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो वह कहा गया है दोस्तों सेंड्रोकोट्टस। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। यूनानी ग्रंथों में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस नाम से संबोधित किया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स नामक ब्रिटिश विद्वान ने सेंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है पहला कर, दूसरा है कृषि, तीसरा है टकसाल और चौथा है दोस्तों नौसेना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कृषि। सीता अध्यक्ष दोस्तों कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, जो सीता अध्यक्ष होते थे वह कृषि विभाग से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन है पहला सारनाथ, दूसरा है अमरावती, तीसरा है एलोरा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सांची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला सारनाथ। सारनाथ दोस्तों गुप्त काल में कला का प्रमुख केंद्र था। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि गुप्त काल में सारनाथ स्तूप निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सारनाथ का धमेक स्तूप तथा बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। धमेक स्तूप 128 फुट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये बिना चबूतरे का बना हुआ है धमेक स्तूप। इसमें आगे लिखा है दोस्तों कि बुद्ध मूर्तियाँ अभय, वाद, ध्यान, भूमि स्पर्श और धर्म चक्र प्रवर्तन आदि मुद्राओं में हैं। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त काल में जो सारनाथ था वह कला का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 28। बृहत संहिता की रचना किसने की थी? ऑप्शन है पहला कालिदास, दूसरा है कलहड़, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है वराहमिहिर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा वराहमिहिर। बृहत संहिता की रचना दोस्तों वराहमिहिर ने की थी। इसकी व्याख्या में लिखा है दोस्तों कि प्रमुख ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर गुप्त युगीन एक महत्वपूर्ण विभूति थे, जिन्होंने बृहत संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना की है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, बृहत संहिता के रचनाकार थे वराहमिहिर। ये गुप्तकालीन थे दोस्तों।